नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं लाउड एंड क्लियर की शुरुआत। और हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर टीवी9 भारतवर्ष के पास बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें हैं। ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी की टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। जमीन घोटाले के मामले में सीएम आवास में हो रहे हैं सवाल जवाब। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजामों की तस्वीर तो आपके सामने है, लेकिन इस बीच आपको बता दें सीएम आवास में जेएमएम के मंत्री, विधायक, सांसद सभी मौजूद हैं। और जिस जगह पर हो रही है पूछताछ, वहीं से हमारे सहयोगी हमें एक एक जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। झारखंड में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर यह है कि सोरेन ने 2 सादे कागज पर एमएलए से साइन कराए हैं। एक कागज पर कल्पना सोरेन के साइन करवाए गए हैं, जबकि दूसरे कागज पर चंपई सोरेन के साइन कराए गए हैं। तो इस वक्त दूसरी बड़ी खबर आपके सामने। पहली बड़ी खबर जहां सीएम आवास पर ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं हेमंत सोरेन, और दूसरी महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर, सोरेन ने 2 सादे कागज पर एमएलए से कराए हैं साइन। अब ये प्लेन पेपर्स पर कराए गए दस्तखत को लेकर बड़ी खबर यह है कि इसमें एक कागज पर कल्पना सोरेन के साइन है, जबकि दूसरे कागज पर चंपई सोरेन के सिग्नेचर हैं। हेमंत सोरेन सरकार से जुड़ी इस वक्त की एक और तीसरी बड़ी खबर, कल्पना के नाम पर महागठबंधन में बगावत। कांग्रेस के विधायक भी कल्पना पर सहमत नहीं हैं। जेएमएम के अलावा कांग्रेस विधायक भी सहमत नहीं बताए जा रहे हैं। तो राजनीतिक हलचल को देखते हुए इस वक्त अभी तक जो बड़ी बैठकें हुई थी, उसके बाद सोर्सेस के हवाले से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां कल्पना के नाम पर महागठबंधन में बगावत को लेकर बड़ी खबर है। और साथ ही महत्वपूर्ण ये कि कांग्रेस के विधायक भी कल्पना पर सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। जेएमएम के अलावा कांग्रेस विधायक भी सहमत नहीं है। तो इस वक्त की 3 बड़ी खबर आपको हमने बताई है। और रांची से ही हमारे सहयोगी रजनीश रंजन के साथ साथ मेरे सहयोगी रुपेश इस वक्त राजनीतिक हलचल को देखते हुए बड़ी जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रजनीश, आपके पास आना चाहूंगी, इस वक्त पूछताछ को लेकर क्या बड़ा अपडेट? देखिए, लगभग आधे घंटे से ये पूछताछ चल रही है। 1:20 के आसपास में ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे। 2 बज चुके हैं। 1:30 बजे बताया गया था कि उनसे पूछताछ शुरू होगी। लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो अपने सवालों को लेकर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अभी कुछ कंक्रीट निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ये पूछताछ लंबी चलेगी और काफ़ी देर तक चलेगी। बड़ी बात यह है कि जिस मामले में ये पूछताछ हो रही है, सरकारी ज़मीन है, आर्मी की ज़मीन है, और उसका एक तरह से बंदरबाट किया गया था, टुकड़ों टुकड़ों में उसको बेचा गया था। उसकी खरीद बिक्री में झूठे कागजात दिए गए थे, उसके साथ एक तरह का फ्रॉड किया गया था। इस पूरे मामले में अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें एक आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। तो ये बहुत गंभीर आपराधिक मामला है, आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ बेहद गंभीर मामला है। और अब तो पूछताछ शुरू हुई है। ये पूछताछ कितनी देर तक चलेगी? ईडी की पूछताछ अमूमन बहुत देर तक चलती है, 7-8 घंटे, 9-9 घंटे तक कई बार ये पूछताछ होती है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि क्या पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो भी पूछताछ हो रही है कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए बहुत ज्यादा तो जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर रजनीश ने हमें अपडेट दिया, लेकिन इसी पूछताछ के दौरान सियासी संकट गहराने के जो संकेत मिल रहे हैं, रुपेश, इसी को लेकर आपसे सवाल, क्योंकि बड़ी खबर आई 2 कागजों पर सिग्नेचर को लेकर, कल्पना सोरेन के साइन, दूसरे कागज पर चंपई सोरेन। आखिर कौन है चंपई सोरेन? इस बारे में तो दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि 2 कागजों पर सिग्नेचर की बात इसलिए क्योंकि कल्पना सोरेन को लेकर पिछले 24 घंटे में चर्चा हो रही थी कि राज्य की सीएम के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी इनको मिल सकती है। दूसरी बड़ी खबर आपने बताई, उनके नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई। उससे पहले मैं जवाब चाहूंगी इन कागजों पर किए गए सिग्नेचर को लेकर। देखिए, बिल्कुल, और हेमंत सोरेन किसी भी विकल्प को छोड़ना नहीं चाहते हैं, विकल्प तैयार करना चाहते हैं। और विकल्प सबसे पहले उनकी नज़र अपनी पत्नी पर थी, और पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी, लिहाजा एक विधायक को इस्तीफा दिलाया गया और ये तैयारी हुई कि अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को वहाँ से वो विधायक बना देंगे। लेकिन इस बीच परिवार में भी बगावत शुरू हुई, पार्टी में भी बगावत शुरू हुई। लिहाजा कई विधायकों की ये राय है कि जमशेदपुर के रहने वाले और कोल्हान जो इलाका है झारखंड का, कोल्हान के बहुत बड़े नेता हैं, आदिवासी नेता चंपई सोरेन, और चंपई सोरेन के नाम पर कई विधायकों ने सहमति जताई थी पार्टी के अंदर। यानी कि जेएमएम के अंदर जो एक चर्चा हुई, जो बगावत शुरू हुई, उसमें चंपई सोरेन का नाम सामने आया। हेमंत सोरेन के पास बिल्कुल वक्त नहीं था कि वो अपनी पत्नी के नाम पर परिवार में भी एका कर पाएँ, अपनी पार्टी जो है जेएमएम, उसमें एक राय बना पाएँ, गठबंधन में एक राय बना पाएँ। लिहाजा ये विकल्प तैयार करके रखा गया है कि अगर
हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के नाम पर पार्टी को, परिवार को, गठबंधन को अगर तैयार कर पाते हैं तो अच्छी बात, वरना एक विकल्प के तौर पे एक और चंपई सोरेन का नाम सामने आया कि शायद चंपई सोरेन इतने वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विधायक, कई बार मंत्री रह चुके हैं, उनके नाम पर अगर पूरा गठबंधन सहमत हो जाता है। दूसरी बड़ी खबर पर आपने डिटेल जानकारी दी है रुपेश, जहां आपने बताया क्योंकि उनका एक अनुभवी, कुशल और अनुभवी राजनेता वो माने जाते हैं चंपई सोरेन, इसलिए एक और विकल्प के तौर पर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है जिसमें सबकी रजामंदी भी हो सकती है। अब तीसरी बड़ी खबर पर रुपेश आपसे जानकारी चाहूंगी, क्या कल्पना सोरेन की इस राजनीतिक राह को अपनों ने ही मुश्किल में डाला है? सहमति किसकी तरफ से नहीं बनी और क्यों? देखिए, सबसे पहला विरोध परिवार में हुआ है। कल्पना सोरेन के नाम पर अगर सबसे पहले कोई सहमत नहीं है तो वो उसी परिवार की जो बड़ी बहू हैं सीता सोरेन, वो सहमत नहीं है। और उनका तर्क है कि चूंकि, और एक बार मैं आपको हलचल दिखलाऊंगा, हलचल जरा देख लीजिए, हाथों में मोटे मोटे रस्से हैं ताकि बैरिकेड किया जा सके। और 3 इलाकों में जो धारा 144 लगाई गई थी, शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, चाहे जैप के जवान हो, झारखंड पुलिस, और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट किया गया है, वज्र वाहन यहाँ पे बुला लिए गए हैं। तमाम जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को देखकर ये जो कयास एक लगाए जा रहे थे कि किसी भी वक्त पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जमीन घोटाले में जिनका नाम है, जिनके ऊपर यह आरोप है कि सेना की जमीन को औने पौने दाम में फर्जी कागजात बना करके, बंदर बाट करके बेच दिया गया है, इस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। सियासत की तैयारी अपनी तरफ है और दूसरी तरफ तैयारी है, प्रशासनिक तैयारी है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट, और लगातार ये डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, और ये इस बात को बलवती करते हैं कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। और इसी गिरफ्तारी को लेकर के ये जो गेट है, इसके अंदर से जो तमाम जो विधायक हैं, कई विधायक मेरे सामने भी यहाँ पर गए, झारखंड में महागठबंधन के जो विधायक हैं वो यहाँ पर एकजुट हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जो तस्वीर है, आप देखिए जो तैयारी है, आप राजनीतिक तैयारी की बात कर रही हैं, लेकिन उसके इतर, राजनीतिक तैयारियों से इतर इन प्रशासनिक तैयारियों को अगर हम देखें तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, और जिस बात की डर, जिस बात का खौफ खुद हेमंत सोरेन को है, झारखंड के मुख्यमंत्री को जिस बात का खौफ खुद है, वो उसी तरफ इशारा कि क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जो इलाके भी बचे हुए थे वहां पर भी देख लिए किस तरह से यहां पर ये मोटे मोटे रस्से बांधे जा रहे हैं, किसी को भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी। धारा 144 तो लगाई ही गई है, लेकिन 1 घंटे पहले तक जो स्थिति थी यहाँ पर, उससे बिल्कुल उलट स्थिति। चारों तरफ राजनीतिक तैयारी को थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ पर अभी उस पर विराम लगाते हैं, लेकिन प्रशासनिक तैयारी को लेकर जो तस्वीरें आपने दिखाई है उसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर है, क्योंकि रांची में 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती को लेकर खबर मिल रही है। ईडी ऑफिस के बाहर लोहे की बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी भी बनी है। सीएम आवास की सुरक्षा जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, उसकी एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। और सीएम आवास के बाहर भीड़ को रोकने की जिस तरीके से तैयारी की गई है, उसको लेकर भी हमारे सहयोगी रजनीश ने हमें रिपोर्ट्स भेजी हैं। लेकिन इस वक्त प्रशासनिक तैयारी, और इस प्रशासनिक तैयारी को देखते हुए मिल रहे बड़े संकेत, रजनीश संभव हो तो आप भी सीधी तस्वीरें दिखाएं। और आशंका जो जताई जा रही है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर, क्या ईडी को सहयोग ना देना ही अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए ईडी लगातार कोशिश कर रही थी कि हेमंत सोरेन को वो पूछताछ के लिए बुला लें, हेमंत सोरेन उपलब्ध हो जाएं, लेकिन 9वीं बार सम्मन के बावजूद जब वो नहीं पहुंचे, तब ये इस तरह की स्थिति का निर्माण हुआ है। आप सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और थोड़ा आगे भी चलेंगे, जहां पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं वो जानकारी भी आपको देंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि झारखंड के गवर्नर सार्वजनिक तौर पर कई बार राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जता चुके हैं, और कल जब हेमंत सोरेन यहाँ नहीं पहुँचे थे, उनको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर वो कहाँ चले गए हैं। तब गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी और राज्य के जो पुलिस महानिदेशक हैं उनको तलब किया था, और राज्य की कानून व्यवस्था पर उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। और उसी के बाद प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरह से एक्शन में आया, और कल रात तक ये निर्देश दिया गया
गया है कि पूरा जो सीएम हाउस है वहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी जाए, यहाँ पर धारा 144 लागू कर दिया जाए। इसके अलावा राजभवन के आसपास में भी यही स्थिति है। और चूंकि ईडी एक बड़ा केंद्र बिंदु है इस वक्त रांची में, तो ईडी के जोनल ऑफिस को भी पूरी तरीके से पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहाँ पर भी पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि ईडी के लोग यहाँ पर प्रशासनिक तैयारी को देखते हुए सियासी संकट गहराने के संकेत मिले, इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन की अगर गिरफ्तारी होती है तो प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में होगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और इसी स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से अभी तक हेमंत सोरेन ने बैठकें की हैं, उसके बाद दो बड़े नाम भी हालांकि सामने आए हैं। लेकिन इस बीच इंफॉर्मेशन आपके सामने सबसे पहले मैं रख रही हूं कल्पना सोरेन के बारे में। कल्पना सोरेन का परिचय आपके सामने, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है और उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली हैं। हालांकि पंजाब के कपूरथला में इनका जन्म हुआ और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमबीए की हुई है, बीटेक भी किया हुआ है और समाज सेवी हैं, स्कूल का संचालित करती हैं। बिजनेस वुमन के तौर पर भी इनकी अच्छी पहचान रही है। और हेमंत और कल्पना के दो बेटे हैं, निखिल और अंश। तो अब कल्पना सोरेन के बारे में तो आपने जानकारी ली, लेकिन अब क्या अपनों ने ही सोरेन परिवार में कल्पना की राजनीतिक राह को मुश्किल में डाल दिया है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे, क्योंकि झारखंड में जेठानी देवरानी एपिसोड अभी बाकी है। जेएमएम विधायक सीता सोरेन आज शाम रांची पहुंच सकती हैं, यह बड़ी खबर सामने आई है। और सीएम के लिए कल्पना के नाम पर सीता सोरेन ने ही नाराजगी जताई है, सोर्सेस के हवाले से यह खबर है। हालांकि विकल्प के तौर पर सीएम पद की दावेदारी कर रही हैं सीता सोरेन। और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को लेकर इस वक्त हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें, हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, इनके बारे में जानकारी देते हुए रुपेश, इस राजनीतिक हलचल के बीच ये सवाल तो बहुत लाजमी हो गया कि जेठानी देवरानी को लेकर बढ़ती इस मुश्किल के तहत आने वाले वक्त में प्रदेश की बागडोर को देखते हुए क्या बड़ा फैसला संभव है? देखिए, बहुत सही और सटीक राजनीतिक शब्द का आपने इस्तेमाल किया है। इस वक्त जो एपिसोड यहाँ पर चल रहा है, जेठानी देवरानी का कलह जो है वो, लेकिन अगर सिर्फ मामला राजनीतिक रूप से सिर्फ परिवार में ही और जेठानी देवरानी के बीच रहती और जेठानी देवरानी एपिसोड पर ही ये धारावाहिक अगर समाप्त हो जाती तो बात कुछ और थी, लेकिन बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। पारिवारिक कलह का ही सिर्फ मसला नहीं है, जैसा कि आपने भी बताया कि कल्पना सोरेन ने मैनेजमेंट किया है। हो सकता है कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मिलकर परिवार को मैनेज कर लेते। शिबू सोरेन का हस्तक्षेप होता, परिवार शायद मैनेज हो जाए, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए जो पार्टी के अंदर हो गया ना, जब कैबिनेट की सहमति कल्पना सोरेन के नाम पर नहीं सामने आई। गठबंधन में देखिए बिल्कुल सहमति नहीं हुई और ये सिर्फ इच्छा हेमंत सोरेन की थी, ना तो ये परिवार की इच्छा है, ना ये पार्टी की इच्छा है, ना ये गठबंधन की इच्छा है, ना ये कांग्रेस की इच्छा है, ना ये सीता सोरेन की इच्छा है, ना ये फिर उनके भाई हेमंत सोरेन के भाई की इच्छा है। ये सिर्फ हेमंत सोरेन की इच्छा है। और हेमंत सोरेन को ये लगा था कि बहुत आसान होगा अपनी पत्नी को विधायक बना देना, उसके पहले मुख्यमंत्री बना देना, सत्ता हस्तांतरित कर देना, बहुत आसान होगा। लेकिन जैसे उन्होंने अपनी सोच को, अपनी इच्छा को पुट इट टू एक्शन में लाया है, उसके बाद से तमाम चीजें, चाहे वो परिवार एक्शन में आया, पार्टी एक्शन में, महागठबंधन एक्शन में, कांग्रेस के कई विधायक हैं जो सहमत नहीं हैं। इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रजनीश, हमने यहाँ पर रुपेश ये देखा कि चंपई सोरेन का नाम सामने आया, जिनके दस्तखत भी एक कागज पे करा दिए गए हैं। लेकिन क्या कहीं ना कहीं इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि प्रदेश की जिम्मेदारी परिवार के किसी सदस्य पर हो? ऐसे में सीएम पद की दावेदारी पर सीता सोरेन के नाम को लेकर क्या जानकारी? रुपेश, आपसे जानना चाहती हूं मैं सीता सोरेन और उनकी दावेदारी को लेकर। देखिए, सीता सोरेन की दावेदारी और उनका जो तर्क है, उनके तर्क के बारे में जरा आप समझिए। सीता सोरेन का तर्क ये है कि हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो परिवार की बड़ी बहू हैं और वो विधायक हैं। अगर हेमंत सोरेन अपनी गैर विधायक पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और परिवार के ही किसी सदस्य को अगर सत्ता सौंपना चाहते हैं, तो उस परिवार में सबसे, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो क्राइटेरिया सबसे पहले फुलफिल करती हैं सीता सोरेन। और ये उनका तर्क है कि क्यों उन्हें सत्ता नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो विधायक हैं। एक अलग से कवायद करनी पड़ेगी। इसकी कवायद आदि हो चुकी है कि एक विधायक को इस्तीफा दिलाया गया है, कितना राजनीतिक अनुभव रहा है। लेकिन इसी को लेकर एक इंफॉर्मेशन यहां पर अपने दर्शकों के सामने सोरेन परिवार के
बारे में रखना चाहूंगी, क्योंकि कल्पना सोरेन की जब बात आती है तो राजनीतिक अनुभव उनके पास नहीं है। राजनीतिक अनुभव ना होना ही इस वक्त सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि उनके नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन सोरेन परिवार को जरा जानिए। यहां पर इस वक्त इंफॉर्मेशन आपके सामने। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन, इनकी 4 संतान। दुर्गा सोरेन, इनकी मृत्यु हो गई है। दूसरे नंबर पर हेमंत सोरेन, तीसरे नंबर पर बसंत सोरेन और बेटी अंजनी सोरेन। अब दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन, ये विधायक हैं। इनकी 2 बेटियां हैं, जयश्री और राजश्री, और दोनों राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय भी रहती हैं। हेमंत सोरेन की विरोधी भी मानी जाती हैं। इधर हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, जिनके सीएम बनने की चर्चा को लेकर लगातार हम खबरें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या बड़ी वजह रही कि उनके नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। अब बड़ी खबरें यही आई हैं कि राजनीतिक अनुभव को देखते हुए 2 कागजों पर दस्तखत कराए गए हैं। अब इस बीच जो हालात बने हुए हैं, राजनीतिक हलचल को देखते हुए क्या बड़े फैसले हो सकते हैं, इस पर तो हमारी नजर है। लेकिन इस बीच ईडी लगातार इस वक्त हेमंत सोरेन से सवाल जवाब कर रही है। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। और रजनीश, यही हम जानने की कोशिश भी करते आए हैं कि क्या यही ईडी की नाराजगी अब हेमंत सोरेन पर भारी पड़ सकती है, और यही वजह है कि पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम में बड़ी बैठकों का दौर हुआ। अब उस बैठक से बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई कि कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए एक और नाम को लेकर टीवी9 भारतवर्ष ने आपके सामने जानकारी रखी कि अब दस्तखत कराए गए हैं एक कागज पर चंपई सोरेन के। अब चंपई सोरेन कौन है, यह भी जान लीजिए। हेमंत सोरेन सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, 6 बार के विधायक हैं, शिबू सोरेन के साथ ही रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। सरायकेला से विधायक हैं, झारखंड टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं। और क्योंकि इनका इतना लंबा और कुशल राजनीतिक अनुभव है, इसलिए इनके नाम को लेकर अभी चर्चा की जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रजनीश, सवाल जवाब के इस दौर को देखते हुए यह जानना जरूरी है कि अब सवालों की जो फहरिस्त तैयार की गई है, उसमें एक बड़ी और लंबी पूछताछ का सामना हेमंत सोरेन को करना होगा। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवाल होंगे और उन तमाम सवालों का जवाब देना बहुत आसान भी नहीं होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। और इस बात का इल्म उनको भी है कि तमाम सवालों का जवाब वो शायद ना दे पाएँ, क्योंकि सीधे सीधे आर्थिक अपराध, फ्रॉड, धोखाधड़ी, गलत तरीके से कागजात देना और सरकारी ज़मीन उस पर से भी सेना के ज़मीन का ये पूरे बंदरबाट का मामला है। और इसीलिए उन सवालों से वो बचते नज़र आ रहे थे। 9 सम्मन अगर कोई आदमी कोई जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं वो स्किप कर रहा है और उससे बचने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको इस बात की तस्दीक है कि उसने कुछ गलत किया है और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। और इसी वजह से ये पूरा जो आप सीएम दफ्तर के बाहर जो पूरा तामझाम आप देख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर स्थितियाँ बन रही है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो डिटरमिंट हैं कि बहुत बुरा उनके साथ हो सकता है, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ जा सकती है। और ऐसी स्थिति में वो गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद क्या क्या होगा, इसको लेकर तमाम विश्लेषण भी हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो अभी पूछताछ जो है वो चल रही है और शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि ये आर्थिक अपराध है, इकोनॉमिक ऑफेंस है, तो तमाम सवाल जो ईडी ने अपने पास रखे हैं, तमाम सवालों की फहरिस्त वो लेकर आए होंगे। और 2 दिन पहले दिल्ली में उनके घर से जो बड़ी नकदी मिली थी, बड़ा कैश मिला था, अब तो ईडी के सवालों में वो कैश से जुड़े हुए सवाल भी जुड़ जाएंगे जो पहले 2-3 दिन पहले तक नहीं रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं हेमंत सोरेन की, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। परेशानियों के बीच राजनीतिक हलचल जिस तरीके से बनी हुई है, रजनीश के साथ साथ रुपेश भी हमारे साथ हैं। और रुपेश, प्रशासनिक तैयारियों की तस्वीरें एक बार फिर हो तो संभव हो तो दिखाएं। और इस बीच ये भी कि किस तरीके से कांग्रेस के कुछ विधायक भी कल्पना के नाम पर सहमति नहीं जता रहे थे, तो क्या ये जो फूट है या ये कहें कि अगर ये जो गठबंधन है, ये भी क्या टूट की कगार पर पहुंच सकता है ऐसे में? देखिए, बिल्कुल टूट की कगार पर पहुंच सकता है जो स्थितियां हैं, क्योंकि बैठकों का लगातार दौर जारी है और उन बैठकों के बाद भी सहमति नहीं बन पाई। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में जो महागठबंधन के विधायक पहुंचे हैं वो सिर्फ एकजुटता दिखाने के लिए और हेमंत सोरेन की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने सबको ये सूचना दी थी कि आप यहाँ पर पहुँचे और बैग एंड बैगेज पहुँचे, क्योंकि उनको डर है
कि परिवार सहमत नहीं है, पार्टी गठबंधन कोई सहमत नहीं है सत्ता हस्तांतरण को लेकर। लिहाजा जो स्थिति बनेगी, बीजेपी जिस तरीके से तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है, ऐसे में अगर टूट होती है तो उसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। लिहाजा तमाम विधायकों को यहाँ पर एक तरह से कैद की स्थिति बनाने की कोशिश की गई है। आगे आप देखिए कि झारखंड में ये होता रहा है कि पार्टियां अपने तमाम विधायकों को लेकर के और कहीं अलग होटल में, अलग फार्म हाउस में जाकर के टिकती रही हैं। इस राज्य में कई बार ऐसी स्थिति बनी है, तो क्या आगे वैसी भी स्थिति बन सकती है? और उन तमाम स्थितियों, उन तमाम संभावनाओं के मद्देनजर रखते हुए रणनीति भी बनाई गई है। और अहम सवाल ईडी के नज़रिए से कि आखिर वो कौन से सवालात हैं जिनको लेकर के 9 बार आज 10वां सम्मन के बाद से इन्होंने समय दिया है। वो भी सम्मन तब दिया है जब रांची से लेकर और दिल्ली तक की इनके आवास पर, इनके ठिकानों पर दबिश दी गई। लगभग 33 घंटे गायब रहने के बाद, गुम रहने के बाद, इलोप होने के बाद से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक प्रकट होते हैं और उनके मुख्यमंत्री आवास से ये सूचना भेजी जाती है ईडी को कि हम आज 31 तारीख के 1 बजे उपस्थित रहेंगे, आप मेरे दरवाजे पर आकर हमसे पूछताछ कर सकते हैं। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनसे भाग रहे हैं? 10वें सम्मन के तहत जिस लिहाज से आज हम इस खबर की चर्चा कर रहे हैं, रुपेश, इसीलिए तो सवाल हो गया कि ईडी को ये असहयोग ही क्या हेमंत सोरेन पर भारी पड़ सकता है, क्या गिरफ्तारी हो सकती है? और इसी संकट के दौरान हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या राज्य में मुख्यमंत्री बदलेगा। 2 चेहरे रुपेश आपको बता दूं इस वक्त हम दिखा रहे हैं, कल्पना सोरेन के साथ साथ चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन जिन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, और इनके राजनीतिक अनुभव को देखते हुए जिस तरीके से इस विकल्प पर विचार किया गया है, यही अब इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। रुपेश, क्या मुख्यमंत्री बदलेगा? सबसे पहले क्या मुख्यमंत्री ईडी की गिरफ्त में आएगा? जो तैयारियां इस वक्त दिख रही हैं और जो मैं जिन तैयारियों की बाबत मैं बात कर रहा हूं कि लगातार आप यहां से इस सड़क पर देखिए कि सड़क जहां तक समाप्त हो जाती है वहां तक वज्र वाहन से लेकर और पुलिस की नज़र में जितने तरह के व्हीकल हो सकते हैं, राइट कंट्रोल व्हीकल से लेकर के वज्रवाहन और तमाम तरह के अग्निशमन दस्ता, हर तरह का दस्ता यहाँ पर मौजूद है। और इनके आवास को चारों तरफ से, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री आवास है, इस मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश और निकास के 6 दरवाजे हैं और इन 6 दरवाज़ों पर पुलिस ने अपना पहरा बिठा रखा है। यानी कि मुख्यमंत्री आवास को, ये सबसे बड़ी बात मैं जो कहने जा रहा हूं कि पूरे मुख्यमंत्री आवास को सुरक्षा कर्मियों ने अपने घेरे में ले लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। सुरक्षा कर्मी और ये जो फौज है ये बढ़ती जा रही है। जो धारा 144 लगाई गई थी ईडी दफ्तर को भी अपने कब्जे में, ताकि पिछली बार जैसा देखा गया कि हजारों की संख्या में हेमंत सोरेन के समर्थक राजधानी रांची में इकट्ठे हो गए थे और पारंपरिक जो आदिवासियों के हथियार होते हैं उन हथियारों से लैस होकर, लिहाजा इस वक्त जो तैयारी है ईडी दफ्तर पर न हमला हो जाए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर गिरफ्तार करने की अगर नौबत आती है तो ऐसी स्थिति में कहीं चूं भी कोई नहीं करे, इसकी पूरी तैयारी। और जब से मैं यहां देख रहा हूं कि ईडी की टीम यहां पहुंची है, उसके बाद से जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, जितनी मौजूदगी डिप्लॉयमेंट की हो सकती है, डिप्लॉयमेंट हर बार बढ़ती ही जा रही है। अलग से बटालियन, कंपनी, जो भी इनकी भाषा होती है, उसमें अलग अलग फोर्सेस का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रहा है और ये इशारा कर रहा है। और ईडी, जैसा कि आपने बताया कि 9 बार समन देने के बाद ये 10वां समन, ईडी के अधिकारी भी जाहिर सी बात है कि नाराज हैं। उनके पास जो सवाल हैं, और सवाल इसलिए कि इनके करीबियों को जिस तरीके से उठाया गया है, ये इनके करीबी ईडी की गिरफ्त में हैं, इनकी करीबियों से जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, इनकी करीबियों से पूछताछ में जो ईडी को जो हाथ लगा है वो बहुत पुख्ता है और इस पुख्ता की जानकारी हेमंत सोरेन को भी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं दावे के साथ क्योंकि हेमंत सोरेन जिस तरीके से ईडी के सवालों से भाग रहे हैं, ईडी से भाग रहे हैं, ना सिर्फ रांची में भाग रहे हैं बल्कि रांची से दिल्ली तक जिस तरीके से भाग रहे हैं, उन्हें पता है कि किस किस सवालों में पेच फंस रहा है, किस किस सवालों का जवाब देना उनके बस की बात नहीं है। बिल्कुल, और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लंबी फेहरिस्त में सवालों का सामना इस वक्त पूछताछ में ईडी से कर रहे हैं हेमंत सोरेन। और इस बीच इस राजनीतिक हलचल में जिस तरीके से विकल्पों को लेकर नाम चर्चा में है, उसको लेकर भी बड़ी जानकारी TV9 भारतवर्ष के पास है। आप दोनों से लगातार आगे भी इस बारे में और अपडेट हम लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि बार बार बिखरना और बार बार टूटना पाकिस्तान की नियति रहा है। अब आपको बताते हैं 1971 में पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बना। एक बार फिर वैसी ही परिस्थिति कैसे बन रही है? पाकिस्तान फिर टूटने की कगार पर है और इस बार पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं?
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की बगावत तेज हो गई है। बीएलए बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ रही है। पाकिस्तानी सेना पर बीएलए कहर बनकर टूटी है। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। अब इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट जाए और बलूचिस्तान एक अलग देश के रूप में दुनिया के नक्शे में स्थापित हो जाए। अब ये जो मैप आप देख रहे हैं, जो लाल हिस्सा है वही बलूचिस्तान है और उसी को लेकर बड़ी खबरें अब TV9 भारतवर्ष आपको बताएगा, क्योंकि बलूचिस्तान में ही पाकिस्तानी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए को सैन्य ठिकानों पर हमला, बलूचिस्तान के 2 शहरों पर बीएलए का कब्जा, माच और बोलन पर बीएलए के कब्जे को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि बीएलए का दावा है पाकिस्तान के 45 जवान मारे गए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और बलूच लिबरेशन आर्मी के बीच जंग चल रही है। जनता का दमन करने के लिए वहां बड़े पैमाने पर सेना लगाई गई है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को बीएलए से चुनौती मिल रही है। हफ्ते भर से बलूचिस्तान में संघर्ष तेज हो चुका है। आमने सामने की जंग हो रही है। बीएलए ने 45 पाकिस्तानी जवानों को मारने का दावा किया। साथ ही माच और बोलन इलाकों पर भी बलूच लिबरेशन आर्मी का कब्जा हो चुका है। हालांकि बलूचिस्तान में बगावत की कई तस्वीरें अब आपके सामने होंगी, क्योंकि इस तस्वीर में पाकिस्तानी सेना ने एक बैरक पर बीएलए जवानों का कब्जा हो गया है। डर के मारे पाकिस्तानी सेना ने बैरक छोड़ दी है। बलूचिस्तान में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान सौतेला व्यवहार करता है। वहां के नागरिकों पर अत्याचार किए जाते हैं, तरह तरह के टैक्स लगाए जाते हैं और इसी के बाद बलूचिस्तान में सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने हथियार उठा लिए, पाकिस्तानी सेना का सामना करना शुरू कर दिया। द बलूचिस्तान पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन दाराए बोलन के तहत ही माच शहर और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा किया है और ऑपरेशन में बीएलए की स्पेशल यूनिट जैसे मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड और स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड शामिल हुई। पाकिस्तानी सेना का सामना किया। जंग दिन रात चली। पाकिस्तानी सेना ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया और बलूचिस्तान की माच जेल पर बीएलए लड़ाकों ने रॉकेट और आधुनिक हथियारों से हमला बोल दिया। कम से कम 15 रॉकेट माच जेल को निशाना बनाते हुए दागे गए हैं। अब बीएलए ने एक वीडियो भी जारी किया है, वो तस्वीर देखिए, जिसमें कुछ पाक सैनिकों को बंधक बनाया गया। ये सैनिक बीएलए से लड़ने गांव की तरफ गए थे। सभी सैनिक हथियारों से लैस थे। इनका जब बीएलए से आमना सामना हुआ, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इन्हें बंधक बना लिया गया। इमरान खान को 2 दिन में 2 झटके। तोशाखाना मामले में इमरान खान को 14 साल की सजा। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी 14 साल की सजा को लेकर आज बड़ी खबर आई। कल गोपनीयता उल्लंघन केस में 10 साल की इमरान को सजा हुई थी और अब तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा को लेकर बड़ी खबर आई और साथ ही इमरान की पत्नी बुशरा को भी 14 साल जेल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बुरे दिन चल रहे हैं। 2 दिन में दोहरा झटका। इमरान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने इमरान और बुशरा पर 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने पर प्रतिबंध लगाया है और दोनों पर 78 करोड़ रुपए का जुर्माना। कल ही गोपनीयता उल्लंघन मामले में एक विशेष अदालत ने इमरान खान को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी और इन 2 फैसलों से 8 फरवरी के आम चुनाव में सत्ता में लौटने की इमरान की कोशिश को एक और बड़ा झटका लग चुका है। लाहौर रुक करते हैं। गुलाम अब्बास इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और गुलाम, जिस बात का मैंने जिक्र किया, आने वाले चुनाव से पहले कुछ ही घंटों में 2 बड़े झटके इमरान को लगे। बिल्कुल सुरभि, 8 दिन बाकी हैं पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस को और 8 दिन पहले इमरान खान को कल नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज करने पर 10 साल की सजा सुनाई गई और आज तोशाखाना यानी कि घड़ी को बेचने के मामले पर 14 साल की सजा सुना दी गई है। ये मैक्सिमम पनिशमेंट है जो 14 साल सुनाई गई है। और इंटरेस्टिंग ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में अगर 10 साल है तो एक घड़ी बेचने के मामले में 14 साल सजा क्यों आई है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं सुरभि कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने सर्वेज हैं उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर इमरान खान बन के सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि हम यही देख रहे हैं कि 2018 में हमने देखा था कि नवाज शरीफ को 18 दिन पहले इलेक्शन से गिरफ्तार किया गया था, मरियम नवाज गिरफ्तार हुई थी और अब वही एपिसोड दोबारा रिपीट हो रहा है। इस बार इमरान खान अरेस्ट हो चुके हैं, इमरान खान जेल में है, उनको 14 साल सजा एक केस में हुई है, 10 साल साइफर केस में हुई है और बुशरा बीबी भी अब गिरफ्तार हो चुकी है और एक तीसरा केस बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है सुरभि और उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कल तक जो अल कादर ट्रस्ट है जिसको 9 मई को इमरान खान को जिस केस में गिरफ्तार किया गया था उसमें भी हो सकता है कि उसको सजा सुना दी जाए। तो ये
कि अगर देखा जाए तो ये इलेक्शन से अचानक चुनाव से पहले ये सारी चीजें होना एक बहुत इंडिकेशन है। और दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात अगर की जा रही है तो उसके ऊपर ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि पीटीआई इमरान खान की जो पार्टी है उनके पूरे पाकिस्तान में एक क्रैकडाउन चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो उनका इस्लामाबाद में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था, पीटीआई की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि उसको सील कर दिया गया है। वहां पर बॉडी इलेक्शन बुलाना था, जहां जहां पीटीआई के लोग जो बाहर निकलते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। पीटीआई के वर्कर्स जो निकलते हैं, जो झंडा लेके एमएन के निकलते हैं, और यही हालात जिस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं, इस पर आप नजर बनाए रखें गुलाम। आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे, शुक्रिया आपका। और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां सीएम केजरीवाल को ईडी का एक और सम्मन। तो अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है और ईडी के एक और सम्मन को लेकर ये खबर मिल पा रही है। हालांकि ईडी के सम्मन का जिस तरीके से अभी तक अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए बड़े दावे किए थे, उसी के तहत आज एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक और सम्मन भेजा है। हालांकि अभी तक ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं और आपको यह भी बता दें कि ये 5वां सम्मन है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। आबकारी घोटाले में ईडी ने आबकारी घोटाले में फिर से सम्मन भेजा है अरविंद केजरीवाल को और ये 5वां सम्मन है। हालांकि देखना होगा कि क्या इस सम्मन का अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई जवाब दिया जाता है, क्योंकि अभी तक ईडी की इस इन्वेस्टिगेशन में सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया गया और ना ही वो उनके सामने पेश हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन को लेकर इस वक्त की ये एक और सबसे बड़ी खबर है और ये 5वां सम्मन है जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। हालांकि इस बारे में हमारे सहयोगी से इस बारे में और जानकारी हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और ईडी के इससे पहले दिए गए सम्मन पे भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर बार ये आरोप लगाते हैं कि गिरफ्तारी के मकसद से उन्हें सम्मन भेजा जा रहा है। लेकिन अब 5वें सम्मन को लेकर जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें और जानकारी दे रहे हैं। जी जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 5वां सम्मन ईडी की तरफ से भेजा गया है। हालांकि अभी तक अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने किसी भी सम्मन पर पेश नहीं हुए हैं। इससे पहले भी जो अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजे गए उसका रिप्लाई करते उन्होंने बोला कि जो जांच एजेंसी सम्मन भेज रही है वो दरअसल राजनीति से प्रेरित है। लेकिन उधर जांच एजेंसी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए पर्याप्त सबूत ईडी के पास मौजूद है। जो मनी ट्रेल है, इसके अलावा जो राघव मंगुंटा था उसकी जो बातचीत फेस टाइम के जरिए हुई उसके बारे में उनसे क्लियर करना है। तो तमाम चीजों का हवाला देते हुए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से सम्मन किया है। अब देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इस 5वें सम्मन पर ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर 4 सम्मन की तरह ही उन्हें रिप्लाई करते हैं। जी हालांकि आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछती आई है कि ईडी ने जब अपनी चार्जशीट में लिखा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं है, तो चुनाव से पहले उन्हें प्रचार में रोकने के मकसद से ही उन्हें समन भेजे जा रहे हैं। इसको लेकर बड़े आरोप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन इस वक्त की फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है कि अब सीएम अरविंद केजरीवाल को ये 5वां समन ईडी की तरफ से भेजा गया है।